अच्छा, ये ना हमारे पास कल टॉपिक चल रहा था सी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कल चेक किया था प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। प्रोग्राम से मुराद हमने ये कहा था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। इसको हम प्रोग्राम का नाम देते हैं। फिर हमने कहा था कि प्रोग्राम जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा। लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बेसिकली तौर पे ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स या सिंबल्स होती हैं जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर के अंदर अपने प्रोग्राम लिखते हैं और इन्हीं लैंग्वेजेस को आप आगे प्रोग्रामिंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन का काम जो है वो करती हैं। फिर हमने इसकी दो टाइप्स देखी थी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा करीब, इंसानों के बहुत ज़्यादा करीब होती है लेकिन कंप्यूटर की रेंज से बहुत ज़्यादा दूर होती है। तो ऐसी लैंग्वेज को आप हाई लेवल लैंग्वेज का नाम देते हैं। लो लेवल लैंग्वेज से मुराद हमने कहा था कि ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं और ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। इनको आप लो लेवल लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। फिर हमारे पास आता है लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली तौर पे दो तरह की होती हैं। एक को आप नाम देते हैं मशीन लैंग्वेज और एक को आप देते हैं नाम असम्बली लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको समझना और सीखना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब होता है। इसके अंदर जो हम इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म के अंदर देते हैं और ये वाहिद लैंग्वेज है जो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर जो है समझता है। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो किसी और लैंग्वेज को ये नहीं समझता। इसके अलावा इसको मॉडिफाई करना, इसके अंदर तब्दीली करना जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि ह्यूमन को इस कोड की समझ नहीं आती। ह्यूमन को 0-1 की जो है वो समझ नहीं आती। ह्यूमन्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, जो अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सिर्फ उनको समझते हैं। ठीक हो गया। ये जिस तरीके से अब अगर हमने लिखना है z=x+y अगर लिखना हो तो उसके लिए हमें इतना लंबा ये कोड जो है वो लिखना पड़ेगा। तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हमारा जो कोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। एक उसका नुकसान ये भी है कि इसके अंदर हमारा जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी कंसीडर किया जाता है, लेंथी हो जाता है। तो ये भी इसका एक नुकसान है हमारे पास। फिर कहता है असम्बली लैंग्वेज। असम्बली लैंग्वेज बेसिक तौर पे हमारे पास ये भी लो लेवल लैंग्वेज की टाइप होती है लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप जो है वो आगे होता है। इसकी ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप जो है वो आगे होता है। इसके अंदर जो हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी होती है ना बेसिकली तौर पे वो हमने बाइनरी फॉर्मेट में देनी होती है और उसको हम नाम देते हैं निमोनिक्स का। ये जो सिंबल जो आपको नज़र आते हैं ना, अगर हमने लिखना है ना a+b तो उसके लिए हम कर देते हैं ऐड a और b। तो ये जो ऐड लिख रहे हैं या सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल लिखते हैं, डिवीजन के लिए डिव लिखते हैं, मूव करवाने के लिए एमओवी मूव लिख देते हैं, जंप के लिए जेएमपी लिख देते हैं। ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या ये जो सिंबल्स होते हैं ना, इन सिंबल्स को हम निमोनिक्स का नाम देते हैं। तो इन निमोनिक्स की फॉर्म के अंदर जो है वो हम इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप निमोनिक्स की फॉर्म में कंप्यूटर को हदायत प्रोवाइड करते हैं, इसको आप असम्बली लैंग्वेज का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अगर हम लो लेवल लैंग्वेजेस की एप्लीकेशन को देखें कि वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं या लो लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ कहाँ पे है, तो बेसिकली तौर पे ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर यानी कि सिस्टम प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिस्टम प्रोग्राम में आपके पास ड्राइवर आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स वगैरह आ जाते हैं क्योंकि ये सिस्टम के करीब होती है ना, इसलिए इसमें सिस्टम के करीब होती है, इसलिए ये ज़्यादातर सिस्टम प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये असम्बली ने आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये असम्बली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड है। ठीक हो गया। और ये राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ ये हमारे पास असम्बली लैंग्वेज का कोड होता है और ये हमारे पास इसका राइट साइड के ऊपर मशीन लैंग्वेज का कोड है। तो आप देख लें इस कोड के अगेंस्ट ये वाला कोड है। अब 101 हर चीज़ 101 की फॉर्म में आ रही है। तो 101 जो है ये हमारे लिए समझना भी मुश्किल है और इसको याद रखना भी हमारे लिए मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दिस लैंग्वेज के। ठीक हो गया जी। ये उसने बताया हुआ कि असम्बली लैंग्वेज के अंदर कोड कैसे होता है और
मशीन लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली तौर पे ना यहाँ पे क्वेश्चन पीछे गुजरा यूटिलिटी प्रोग्राम्स का। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली तौर पे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, तो उस वायरस को रिमूव करने के लिए आप एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स बन जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि जो आपके कंप्यूटर्स की दूसरी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स का नाम देते हैं। फिर ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है कि दोनों के दरमियान हमारे पास डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। ठीक हो गया जी? अब वो बात करता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, और अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास कोड जो है वो निमोनिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। फिर मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारे पास, फिर ये जो मशीन लैंग्वेज जो है ये हमारे पास बेसिकली तौर पे बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होती है, मतलब इसमें आप जीरो वन का सहारा लेते हैं। और असेंबली लैंग्वेज जो होती है इसके अंदर कुछ अल्फाज जो हैं वो आपके पास इंग्लिश लेटर की तरह होते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आती है, और जो असेंबली लैंग्वेज है ये डायरेक्टली तौर पे ह्यूमन को समझ आती है। ठीक हो गया? और फिर मशीन लैंग्वेज की अगर बात करें तो डिपेंड ऑन अ प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली तौर पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम या उस प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करती है जिसके ऊपर आप इसको बनाते हैं। ठीक हो गया? फिर वो कहता है कि कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू परफॉर्म डिफाइंड टास्क इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो मशीन लैंग्वेज जो है इसको डायरेक्टली आप कंप्यूटर के अंदर रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो ये बेसिकली तौर पे हमारे पास डायरेक्टली रन नहीं होती, इसके लिए हमें दूसरी किस्म की एप्लीकेशंस की जो ज़रूरत पड़ती है उनके थ्रू जो है हम इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अब आता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली तौर पे हमारे पास ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमन के करीब होते हैं और कंप्यूटर से थोड़ी सी दूर होती हैं। चूँकि ये ह्यूमन के करीब होती हैं, बिल्कुल इनके अल्फाज हमारे इंग्लिश लेटर की तरह होते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश लेटर के अंदर लिखते हैं इसके, तो ये बिल्कुल इस तरह के होते हैं कि इसके अंदर जो लिखे जाने वाले अल्फाज हैं वो इंग्लिश लेटर से मिलते जुलते होते हैं। मेल हो गया, इसके अंदर फॉर एग्जांपल फीमेल हो गया, वर्ड आप लिखते हैं, मेन लिखते हैं, वाइड लिखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें ये आपके पास इंग्लिश के अंदर ऑलरेडी इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गई बात? फिर वो ये बात करता है कि ये जो लैंग्वेज है ये ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होता है। इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपके पास ह्यूमन की तरह के होते हैं, जिस तरह से आप आम सेंस के अंदर बोलते हैं। जिससे मैंने अभी बात की है, मेल हो गया, फीमेल हो गया, मेन वगैरह हो गया। फिर वो कहता है जी कि ये थोड़ी सी ना कंप्यूटर से दूर होती हैं। अगर आपने इसके कोड के अंदर कोई तब्दीली वगैरह करनी है, इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, तो आप इसके अंदर आसानी के साथ तब्दीली कर सकते हैं। इसको चेंज करना जो है, मॉडिफाई करना जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। मतलब ये है कि हम इसके कोड को आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स को हम देखें तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, कबोल, फोर्ट्रान, रब्बी, ये सारी जो है ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल होती हैं। ये डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हाई लेवल लैंग्वेजेस की अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात हैं। पहली खसूसियत इसकी ये होती है कि ईज़ी टू लर्न है। ईज़ी टू लर्न इस लिहाज से है कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जितनी भी हदायत है ना वो सारी की सारी इंग्लिश लेटर्स के अंदर होती हैं, जिस जो हम आप अपनी आम रूटीन के अंदर बोलते हैं। इसलिए ये लैंग्वेज है ये हमारे लिए समझना आसान होता है। फिर दूसरे नंबर पे वो ये बात करता है इजी एरर डिटेक्शन। इजी एरर डिटेक्शन वो इसलिए कहता है कि चूँकि हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज होता है
इसलिए अगर कहीं पे एरर आ जाता है तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर एरर जो है वो ढूंढमा हुआ है। सिर्फ इसकी एक वजह ये होती है कि आपने इसका डीप नॉलेज किया होता है। जब आपको इसका डीप नॉलेज मिल जाता है तो डीप नॉलेज होने के साथ साथ अगर प्रोग्राम में किसी भी जगह पे कोई भी एरर वगैरह आता है तो फिर आप उस एरर को बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकती हैं। फिर स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट होता है। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स से मुराद है कि आपने इसका एक असूल बयान कर दिया, ज़ाब्ते बयान कर दिए। आपने ये बता दिया कि अगर आपने वेरिएबल लिखना है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि उसका जो पहला लेटर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो इस लिहाज से ये आपके पास एक स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स फॉलो करता है, इसलिए हमारे पास इसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। फिर वो ये बात करते हैं कि इस लैंग्वेज के लिए आपको इतना ज़्यादा डीप नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको सिंपल जस्ट अपनी हाई लेवल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो जब आपके पास इस नॉलेज का जब आपके पास अपनी इस नॉलेज का, जो हम आम रूटीन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जब आपके पास इसका नॉलेज आ जाता है तो फिर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती कि आप हार्डवेयर को समझ सकें, क्योंकि फिर इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू जो है वो आप हार्डवेयर के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो आप बना लेते हैं। फिर वो बात करता है मशीन इंडिपेंडेंट की। मशीन इंडिपेंडेंट से मुराद ये होता है कि अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर, फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि अगर मैंने अपने सिस्टम के अंदर इसका प्रोग्राम लिखा है तो मैं अब किसी भी सिस्टम पे, मैं अफान के सिस्टम पे रन कर सकता हूँ, अली के सिस्टम के ऊपर रन कर सकता हूँ, किसी के भी सिस्टम के ऊपर मैं इसके प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंस। मोर प्रोग्राम सी लैंग्वेज, इसके अंदर आपको एक ही प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट तरीकों से मिल जाता है। फिर उसके बाद आपके पास इस प्रोग्राम जो है वो शॉर्टर होते हैं, इनकी लेंथ जो है वो छोटी होती है। क्यों? कि जब आप 101 के अंदर लिखते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। उसके अगेंस्ट आपने सिर्फ एक लेटर लिखना होता है। तो जब आपने सिर्फ एक, फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ है उसके अंदर एक करेक्टर आ रहा होता है, तो जब आपके पास मशीन लैंग्वेज है ना, अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एस लिखता हूँ, मशीन लैंग्वेज के अंदर एस के लिए मुझे कोड करना पड़ता है 100011। इसमें 8 से 9 लेटर आ जाते हैं, और जो हाई लेवल लैंग्वेज उसके अंदर सिर्फ मुझे एक लेटर लिखना पड़ रहा है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है, आपके कोड की जो लेंथ है इसको भी कम कर देती है। क्लियर हो गया जी? ये होता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात। ठीक हो गया? ये वही बात कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू लर्न है, नियर टू ह्यूमन है, ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। ट्रांसलेटर इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप जो भी बात करते हैं वो डायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकती। फिर हमें क्या काम करना पड़ता है, कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें दरमियान में किसी डिवाइस को इन्वॉल्व करना पड़ता है। वो जो डिवाइस होती है ना, जो हमारी ज़ुबान को कंप्यूटर की ज़ुबान में कन्वर्ट कर रही होती है, उसको आप बेसिकली तौर पे ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो, उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो होती है। ठीक होगी ये बात? फिर वो लो लेवल लैंग्वेज की बात करता है कि ये इतना ज़्यादा समझना आसान नहीं है हमारे पास। उसके अलावा ये इंसानों से काफ़ी ज़्यादा दूर होती हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म के कोई सी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं ये बड़ी जल्दी एग्जीक्यूट और फास्टली रन होते हैं। ठीक होगी ये बात? ये था हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।